नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेशन नंबर 216। आज जिस सेशन पे हम बात करेंगे थोड़ा सा अच्छा सेशन है। हम लोग कोरोना वायरस को थोड़ा सा स्टडी करते हुए चल रहे थे। कोरोना वायरस की सेकेंड वेव कहाँ मिसमैनेजमेंट हुई वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया। पिछले लेक्चर में हमने बात की कि किस तरीके से ब्रेन ड्रेन हो रहा है हेल्थ सेक्टर में, शॉर्टेजेस हो रहे हैं ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज। अब थोड़ा सा रुख मोड़ते हैं रूरल इंडिया की तरफ। क्यों मोड़ रहे हैं? इसलिए मोड़ रहे हैं क्योंकि खुद कोरोना वायरस भी अब अर्बन इंडिया से रूरल इंडिया की तरफ मूव कर रहा है। और अगर एक बार रूरल इंडिया यानी कि हम भारत की अगर बात करें, हमारा भारत, जैसा गांधी जी कहते थे कि भारत का दिल उसके गांव में बसता है, तो जो विलेजेस हैं वहां पे सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उतना डेवलप नहीं है। अब जब वो उतना डेवलप नहीं है तो जो भी है थोड़ा बहुत उसको भी डिवास्टेट कर दिया जाएगा अगर ये पैंडेमिक वहां पे बहुत बुरी तरीके से फैला तो गवर्नमेंट अब थोड़ी सी मतलब हरकत में आई है। पिछले 2-3 दिनों से दिख तो यही रहा है, लगातार गाइडलाइंस आ रही हैं। कुछ पीआईबी की साइट्स भी जो थी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट्स, वो भी थोड़ी बहुत अपडेट हुई। तो उसमें रूरल गवर्नमेंट के बारे में यानी रूरल जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं इनके बारे में कुछ बात की गई। तो मुझे लगा ज़रूरी है, कुछ पुरानी स्कीम्स भी हैं, स्टैटिक जीके के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी समझने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो क्या रहा है बेसिकली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूरल इंडिया डेवलपमेंट, ग्रामीण भारत विकास। इसका रेलेवेंस है जीएस पेपर 2 और 3 में। स्कीम्स, गवर्नेंस एंड पॉलिसीज से ये रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं। कुछ देखेंगे कि रूरल इंडिया के जो डेवलपमेंट है बेस्ड ऑन द पॉलिसीज एंड गवर्नेंस वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और पीआईबी की वो खबर मैं आपको दिखा दूं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से ये अपडेट हुआ था कि अमित पैंडेमिक इंडिया अचीव न्यू माइलस्टोन्स इन रूरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ये सब हम देखेंगे, इस पे बारीकी से हम इस पे नज़र बना के रखेंगे कुछ इसमें हुई। तो ये चारों के चारों मैंने जो स्कीम से वो उठा लिए। तो एक क्विक रिवीजन हो जाए आप में से, अगर जितनों को मालूम होगा तो एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और जिनको नहीं मालूम होगा वो समझ जाएंगे कि बेसिकली ये रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं तो हैं क्या। सबसे पहला स्कीम है नरेगा 2005, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट 2005, शॉर्ट फॉर्म में नरेगा भी कहा जाता है, 2005 में आया था। बेसिकली जो रूरल इंडिया है वहाँ पर एक तरीके से एक पहल की गई थी कि वहाँ पर एसेट क्रिएशन की जाएगी और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी दिया जाएगा कि जो लोग मतलब काफ़ी बैठे रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, तो एक तरीके से बेरोजगारी को ख़त्म करने की बात कही गई थी। हालांकि इसमें बहुत सारा मिसमैनेजमेंट हुआ, इसमें बहुत सारा करप्शन भी हुआ, लेकिन समहाउ ये स्कीम बहुत बढ़िया तरीके से काम करती रही, काफ़ी लोगों को बेनिफिट भी दिया है। देखिए, कोई स्कीम अगर आती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पर किसी को बेनिफिट दे। हो सकता है कि उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो कोई भी स्कीम और पॉलिसी बनाई जाती है वो एक मास को सोच के बनाई जाती है, जनरल फॉर्म में बनाई जाती है कि ये मैक्सिमम यानी थर्ड मील ऑफ रीच वहाँ तक पहुँच पाए, बेनिफिशरीज तक, एक्चुअल बेनिफिशरीज तक पहुँच पाए। इस तरीके से पॉलिसीज़ को फ्रेम करना पड़ता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो फ्रेमिंग अ पॉलिसी एंड देन एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पॉलिसी क्वाइटली डिफरेंट, टू डिफरेंट थिंग्स। तो इसमें सबसे पहला जो है ये कि दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू वर्क। बताइए, आपके लिए पहला सवाल, राइट टू वर्क हमारे कौन से आर्टिकल में आता है? या फिर थोड़ा और आसान बना देता हूँ कि क्या ये हमारे प्रियम्बल में है, क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में है, क्या ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में है, या फिर ये हमारे डीपीएसपी में है? राइट, आपने मेरे साथ पॉलिटी के काफ़ी लेक्चर्स मैंने आपको दे दिए हैं, यानी मोर देन 70% पॉलिटी को कवर अप किया जा चुका है हर लेवल पे। तो ये सवाल मैंने आपसे पूछा है कि राइट टू वर्क जो है ये किस में आप कैटेगराइज करेंगे? तो इसका जो आधार था, जो इसकी आधारशिला थी, फाउंडेशन थी, वो राइट टू वर्क था, अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पहला ये लोग देखेंगे, इट प्रोवाइड्स नॉट लेस देन 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क एज guaranteed employment in a financial year to every household in rural areas as per demand which results in the creation of productive assets। और ये जो प्रोडक्टिव यानी जो एसेट क्रिएशंस है ये कौन कौन सी हैं? इनमें फार्म्स आते हैं, पोन्ड्स आते हैं, परकोलेशन टैंक्स हैं, चेक डैम्स है, रोड लेयर है, इरिगेशन चैनल्स हैं, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये इन सब चीज़ों को मरम्मत करना यहाँ पे, ताकि एक आपका बल्क लग सके। अब देखिए, भारत में भी फिर से अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो गई है। आप लोगों डेटा वगैरह देख ही रहे होंगे, सीएमआई का डेटा था। अभी जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और जो अनएम्प्लॉयमेंट राइज हुई, वापस सारे लोग फिर जाने लगे। मेरे तो सामने आंखों के सामने की बातें हैं कि मैं मतलब अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, जहाँ पे बैठ के मैं सब कुछ रिकॉर्ड करता हूँ और आपके लिए बनाता हूँ। तो मैंने देखा उस शाम को, जिस शाम को पहले
अरविंद केजरीवाल जो कि सीएम है दिल्ली के, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि कल से लॉकडाउन लग रहा है। और जो अफरा तफरी मची, काफ़ी लोग दुकानों पे जा रहे हैं, काफ़ी लोग शराब की दुकानों पे जा रहे हैं और काफ़ी बसेस हायर की जा रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोग जा रहे थे, यानी कि माइग्रेशन चल रही थी। किस लिए था ये सारा कुछ? क्योंकि मालूम है कि सब कुछ बंद हो चुका है, तो अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यानी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं। और ये इस तरीके से काम कि कब तक बैठेंगे, 7 दिन 10 दिन कितना वेट करें? तो घर चल के ही कुछ काम कर लेते हैं। वहाँ जाके कई लोगों के अपने खेत हैं, तो खेतों में कुछ काम कर लेंगे, वहाँ पे कुछ हो सके, कुछ कुछ भी एक्सेट्रा वहाँ पे कर सकते हैं, राइट? तो ये जो शिफ्ट किया गया और वहाँ पर इस तरीके की जो चीज़ें चलाई गई कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड, तो ये अट्रैक्ट करता है, पुल फैक्टर है अर्बन इंडिया की तरफ से। अब कई लोग ये डिमांड भी कर रहे हैं कि ये जो नरेगा है ये आप अर्बन के लिए भी बना दो। समझ रहे हैं आप? मतलब कितनी हालत खराब है अर्बन इंडिया की, इस पेंडेमिक में कितना वर्स्ट हिट किया है इस बार। ऑन ग्रास रूट लेवल, ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत अप्रूव्स द शेल्फ ऑफ वर्क्स अंडर नरेगा। तो पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फिर उसके नीचे जो काम करती हैं वो ग्राम सभा ग्राम पंचायत काम करती है। सोशल ऑडिट ऑफ नरेगा वर्क्स इज मैंडेटरी, इनका ऑडिट मैंडेटरी है, विच लीड्स टू अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। पॉलिसी की सबसे अच्छी बात होती है, अहम पहलू होता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की अगर हम बात करें तो लगभग 3 करोड़ पर्सन्स हैव बीन ऑफर्ड वर्क एंड कंप्लीटिंग लगभग 6 लाख एसेट्स एंड जनरेटिंग 34.5 करोड़ परसेंट डेज। तो ये सरकार का दावा है, सरकार कह रही है कि 2021-22 की अगर हम बात करें तो लगभग 3 करोड़ लोगों को जो है काम ऑफर किए गए थे और 6 लाख जो एसेट्स हैं, जैसे ये वाले एसेट्स कंप्लीट किए जा चुके हैं। और 34.5 करोड़ परसेंटेज है, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन इनटू नंबर ऑफ डेज, परसेंटेज टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। चलिए, तो ये पहला स्कीम आई थिंक क्लियर है कि किस तरीके से मतलब ये है। आपको क्या लगता है नरेगा अगर अर्बन इंडिया में लेके आए तो वो कितना फायदेमंद होगा? ज़रूर कमेंट थ्रेड में बताएं। साथ ही साथ सेशन को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी कुछ रीड करके, काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी जगहों से मतलब पढ़ कर, और आप कह लीजिए कि काफ़ी रिसर्च वर्क, फिर टीम भी काफ़ी मेहनत करती है। तो बहुत मेहनत लगती है और आपकी एक पॉजिटिव कमेंट और एक प्यारा सा लाइक जो है मेरी मोटिवेशन को और बढ़ा देता है, ताकि मैं आपके लिए और इतने प्यारे प्यारे वीडियोस जो हैं वो लेके आते रहूँ। नेक्स्ट है हमारे पास DNRLM, दीन दयाल अन्न योजना, अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, NRLM। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 2011 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत। It aims to eliminate rural poverty and improved access to financial services for the rural households across the country। तो मेन मुद्दा क्या था कि भाई जो ग्रामीण गरीबी है, जो गांव में गरीबी है, उनको हटाया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, वो काफ़ी लोग जनरेट नहीं कर पाते, फिर सर्विसेज अच्छी नहीं होती वहाँ पर। तो इस तरीके से चीज़ों को मुहैया कराया जाए। It impacts the livelihood through universal social mobilization by inter alia organization, one woman member from each rural poor। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की गई, जैसे जो अमूल बनाया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप की, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बात की गई फ्रॉम ईच रूरल एंड पुअर हाउस होल्ड, विच इनेबलिंग देम टू इम्प्लीमेंट देयर लिवलीहुड प्लान्स थ्रू एक्सेसिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम देयर ऑन इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स। तो अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आप बनाइए, महिलाएं बनाएंगी और अपना ही चैनल आप शुरू कीजिए, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह होते हैं, कि वो तो सबका ही बैंक होता है ना, अपना ही बैंक आप बना के अपने ही आपको एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज बनाइए और उसका लाभ उठाइए, सर्विसेज खुद जनरेट कीजिए। कुछ अगर गलती हुई तो जिम्मेदार भी आप ही रहेंगे। और रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें तो इसमें लगभग 56 करोड़ जो रुपए हैं वो रिलीज किए गए वुमेन एसएचजीज के लिए 2021 में, एज कम्पेयर टू 32 करोड़ 2020। सरकार का ये कहना है। ये फंड वहाँ पे हैं जिनमें पैसे दिए जाते हैं ताकि उनको इनकी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए वुमेन्स की। इट ऑल्सो एड्स ट्रेनिंग ऑन फार्म एंड नॉन फार्म बेस्ड लिवलीहुड्स, ऑन कोविड मैनेजमेंट एंड प्रमोशन ऑफ एग्री न्यूट्री गार्डन्स। तो थोड़ा और भी ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे मतलब चीज़ों को करना है, एक स्किल जनरेट की जाए उनके अंदर में, कि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो शायद बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए तीसरे पे आते हैं। तीसरी स्कीम है PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च हुई। 25 दिसंबर को किसका बर्थडे मनाया जाता है? तो भारत के भूतपूर्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। ईयर से आप समझ ही गए होंगे कि उस वक्त उनकी सरकार थी, तो इसलिए उस पर लॉन्च किया गया।
with an objective to provide connectivity and all weather roads to unconnected habitations, or you can say the hinterlands of regions of India. This type of program can uplift the socio-economic condition of rural population. सड़कों की कनेक्टिविटी अच्छी रहे, लॉजिस्टिक्स अच्छा रहे, सप्लाई अच्छी रहे, सर्विसेज अच्छी रहेंगी, चीज़ों को फटाफट मुहैया होंगी, उनको लगेगा कि काफ़ी तेज़ी आ चुकी है और काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं, टाइम इज़ मनी. हाईएस्ट लेंथ ऑफ रोड हैज़ बीन कंप्लीटेड अंडर PMGSY इन लास्ट 3 years. ये फिर से सरकार का दावा है जो इस आर्टिकल में अपडेट हुआ है EIB की वेबसाइट पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तरफ से. क्लियर. चौथा चलते हैं, PMAY ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022. तो 2022 तक क्या करना है, हाउसिंग फॉर ऑल करना है. ये टारगेट लिया गया था, 2016 को लॉन्च किया गया, 6 साल के अंदर में. अब इसमें हाउसिंग फॉर ऑल का क्या मतलब है, यहाँ ऑल का समझिए, यहाँ जो ऑल की जो बेनिफिशरीज हैं वो काफ़ी अलग अलग लोग हैं, और ये जो बेनिफिशरीज हैं इनको आप कहाँ से चूज करेंगे, तो ये जो है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 का है वहाँ के डेटा से बेनिफिशरीज दी जाएंगी. इसमें आपके SC ST हैं, इसमें आपके विडोज़ हैं, फिर आपके जो मतलब मर जाते हैं, ये क्या कहते हैं, शहीद हो जाते हैं जो वॉर्स वगैरह में, वो हैं. तो ऐसे लोगों को इसमें बेनिफिशरीज बनाया गया, लेबरर्स हैं, आई बस समझ में. तो ये सारे बेनिफिशरीज हैं और इनका डेटा कि आप किनको इसमें ला के देंगे वो है, जरिया क्या है, बेस क्या है डेटा का, तो SECC 2011. अब देखिए, कहने की बात है, बेनिफिशरीज तक पहुंचे ना पहुंचे, भगवान करे पहुंचे बेनिफिशरीज तक, लेकिन ये एक लूप होल है. मुझे तो लगता है कि ये एक लूप होल है करप्शन को, क्योंकि बेनिफिशरीज तक पहुंचेगा नहीं, सब आपस में ही, और ये रिश्तेदारों वगैरह और नेपोटिज्म, इसमें चला जाएगा सारा मामला. तो अब इसमें क्या आगे अपडेट है रियलिस्टिक पैमाने पे, क्योंकि देखिए ये तो सब हम पढ़ रहे हैं जो किताबी चीज़ें हैं, जो मतलब एक थ्योरेटिकल बातें हैं. प्रैक्टिकल चीज़ों पे तो बहुत ही अलग कहानी चल रही होती है और एक अलग ही पिक्चर चल रहा होता है. हाईएस्ट एक्सपेंडिचर अमाउंटिंग टू ₹5854 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021 विच इज डबल द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21. तो ये सरकार का कहना है कि हमने इसमें जो है 58-54 करोड़ ज़्यादा खर्च किए हैं, जो कि डबल है, यानी 2020 में कितने किए थे, 29-27 करोड़ खर्च किए थे. तो ये थी आपकी 1 2 3 4 रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स. इनको ध्यान रख लीजिएगा, ईयर को ध्यान रख लीजिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम की तरफ से, और एग्जाम में कैसे आता है आज मैं वो आपको दिखाऊंगा. आज मैं आपको प्रीलिम्स के 3 क्वेश्चन कराऊंगा जो UPSC की परीक्षा 2020 में पूछी गई है. सो एक्साइटेड. चलिए शुरू करते हैं. उससे पहले ये खबर और है, एक और ये खबर है कि 6 नई साइट जो हैं यूनेस्को की हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड की गई हैं अभी हाल फिलहाल. इनका नाम याद रख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा. यूनेस्को की साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी इनका लिस्ट अपडेट कर दिया गया है. तो गंगा घाट्स इन वाराणसी है, टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम इन तमिलनाडु, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर महाराष्ट्र, हीरे बंगाल मेगालिथिक साइट कर्नाटका, और बेड़ा घाट लमेटा घाट MP नर्मदा वैली के तरफ. राइट. तो ये है 6 नए साइट्स, उनको ध्यान रखिएगा. कोई भी छोटी मोटी परीक्षा या इवन UPSC जैसी परीक्षाओं में भी ऐसी लिस्ट बना के पूछा जा सकता है. क्लियर. चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन राउंड सेशन, रिवीजन सेशन, प्रैक्टिस सेशन कह लीजिए, रिवाइज सेशन कह लीजिए, रिवीजन सेशन कह लीजिए, वो स्टार्ट करते हैं. तो ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मैंने हिंदी में भी लगा दिया है, इंग्लिश में भी लगा दिया है. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. UPSC की परीक्षा 2020 का सवाल है ये कि इनमें से कौन से को आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर कहेंगे. 6 आपके पास जो हैं ऑप्शंस हैं, यानी 6 स्टेटमेंट्स हैं. फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स, waivers of agricultural loans by the banking system, setting up of cold storage facilities by the government. इनमें से कौन सा कोड सही है ये आपको बताना है. इनमें से कौन से सही है कि किसको आप कृषि के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश मानेंगे. क्लियर. सोचिए, दिमाग लगाइए, निवेश क्या होता है. बेसिक बात उन्होंने यही की है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट आप किसको कहेंगे. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, क्या आंसर है, चलिए आंसर देख लेते हैं. आई होप आप सबने पढ़ लिया होगा अच्छे से. टेक योर टाइम, थोड़ा सा मैं समय और देता हूँ 30 सेकेंड का.
सोचिए अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 236। 1 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जैसे कि एजुकेशन में किया इन्वेस्टमेंट, लैंड में किया इन्वेस्टमेंट, किस लिए किए जाते हैं? ताकि जो एंड टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स है वो मेरे अचीव हो सके, कुछ एसेट क्रिएशन हो सके। अगर माँ बाप हमारे एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको मालूम है कि ये पेड़ किसी दिन बहुत बड़ा होगा, फलेगा फूलेगा, एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के थ्रू अच्छा काम करेगा, अच्छे रिसोर्सेज जनरेट करेगा, सोसाइटी में एक अच्छी वैल्यू खड़ी करेगा, अपनी भी, अपने पीढ़ियों की भी, अपने माँ बाप के नाम को भी रोशन करेगा। इस तरीके की बातें होती हैं कि कुछ ना कुछ एक लॉन्ग टर्म गेन्स होता है इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर आप देखें कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने फार्मर्स को सप्लाई कर दी तो इसमें एसेट क्रिएशन क्या है? कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ अगर आपने उनके लोन माफ कर दिए तो इसमें एसेट क्रिएशन क्या है? कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही बात? एमएसपी भी कोई एसेट क्रिएशन नहीं है। एमएसपी तो एक हेल्पिंग है, एक हेल्पिंग हैंड है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है ये, एमआईएस। तो ये कोई मतलब एसेट क्रिएशन नहीं कर रहा। तो ये सारे के सारे गलत है। सही क्या है? जैसे कि आपने एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज में कंप्यूटराइजेशन कर दी, डिजिटल लिटरेचर उनका बढ़ा दिया ताकि काम और बहुत आसानी से हो सके। साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज सेटअप की, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट किया एग्रीकल्चर का। ये सारे के सारे जो है इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। क्लियर? आपके लिए आज एक और सवाल मैं पूछ लेता हूँ साथ ही साथ। दूसरा क्वेश्चन है कि सब्सिडी, सब्सिडी को आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने जवाब जरूर दीजिएगा। सब्सिडी को आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं? अगर कोई एक पौधा जो कि किसी विशिष्ट जाति से रिलेटेड है, संबंधित है, और उसे 1972 अनुसूची 6 में रखा गया है, तो इसका क्या मतलब है? A license is required to cultivate that plant. Such a plant cannot be cultivated under any circumstances. It is genetically modified crop plant. Such a plant is invasive and harmful to the ecosystem. क्या होना चाहिए सही आंसर? टेक योर टाइम, सोचिए कि अगर कोई पर्टिकुलर प्लांट, वैसे बेसिकली 6 हैं, 6 वैरायटीज़ हैं शेड्यूल 6 के अंदर में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, और इससे हर साल 2 से 3 सवाल तो रहते ही रहते हैं। WPA 1972 से हर साल सवाल रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। 2 से 3 तो कंफर्म रहेंगे, तो इसको बड़े अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या होना चाहिए सही आंसर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कि अगर आप ऐसे पर्टिकुलर स्पीशीज को, प्लांट स्पीशीज को कल्टीवेट करना चाहते हैं तो आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, राइट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का चैप्टर 3 ए का क्लॉज 17C एंड 17D ये बात कहता है कि कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स विदाउट लाइसेंस इज प्रोहिबिटेड, कि बिना आप लाइसेंस के प्रोहिबिट, मतलब बिना लाइसेंस के तो आप इनकी कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते, इनकी कोई खेती वगैरह नहीं कर सकते। करनी है तो लाइसेंस लेंगे। लाइसेंस को ग्रांट कौन करेगा? तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन करेंगे या फिर कोई दूसरे अन्य ऑफिसर करेंगे, ऑथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको कि एक लाइसेंस जरूर चाहिए होता है टू कल्टीवेट दैट प्लांट, और वो भी उसके बगैर आप इसकी कल्टीवेशन तो सोच भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। क्लियर? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल, बढ़िया से पार्टिसिपेशन रखिए, बढ़िया से सेशंस को देखिए, रिवाइज कीजिए, पेपर सब जल्दी शुरू हो जाएंगे वापस फिर से। विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर ट्रिम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? व्यापार संबंधित निवेश उपायों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो ट्रिम्स के जो मेजर्स हैं, जो कानून हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे अप्लाई होते हैं। दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये विदेशी निवेश के नियम से संबंधित नहीं होते हैं, राइट? क्या है सही आंसर? 3 सवाल देखिए, अब कितने अच्छे अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मतलब आपको थोड़ा डेप्थ में उतरना पड़ेगा अपनी पढ़ाई से रिलेटेड।
क्लियर। 3 सवाल ऐसे ही हम डेली आपके लिए आते रहेंगे। कैसी लग रही है आपको हमारी ये पहल, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या हम इसे कंटिन्यू करें या ना करें। ऐसे 3 सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ताकि वहाँ से एक मतलब पता चल सके कि हाँ हमें किस तरीके से और कितना और पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी के हमेशा से फेवरेट रहे हैं और जिससे क्वेश्चन हमेशा से आते ही रहेंगे, पूछे भी जाएंगे, पूछे भी जा रहे हैं, पूछे भी गए हैं। क्लियर। क्या होना चाहिए सही आंसर? ट्रिम्स। तो बेसिकली सही आंसर है इसका सी। सी सही आंसर है। 1 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट है। दूसरा गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसमें सिर्फ गुड्स होते हैं, सर्विसेज नहीं होती, ये गलत है। बस इतनी सी बात आपको पता रखनी थी कि जो ट्रिम्स WTO एग्रीमेंट्स दैट पर्टेन्स टू रेगुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसका जो आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 है इस एग्रीमेंट का, ये कहता है कि द एग्रीमेंट अप्लाइज टू द इन्वेस्टमेंट्स मेजर रिलेटेड टू द ट्रेड इन गुड्स ओनली। बस आपको इतनी जानकारी रखनी थी कि ये सिर्फ गुड्स में खेलता है, सर्विसेज में इसका कोई रोल नहीं है। आपका ये सवाल आराम से हो जाता। 1 2 तो गलत ही था, तो 2 गलत था तो ऑप्शन ए हट जाता, बी हट जाता, डी हट जाता। एलिमिनेशन टेक्निक। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। क्लियर। तो ये 3 सवाल कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे सेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे। सेशंस को लाइक ज़रूर करते रहिए, शेयर ज़रूर करते रहिए। आइए खुद को एनरोल कीजिए इकोनॉमी के क्रैकर कॉम्बो कोर्सेज में, और बहुत बढ़िया कोर्सेज चल रहे हैं, शानदार कोर्सेज चल रहे हैं, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट भी चल रही है वहाँ पर। तो बिल्कुल एंथुजियास्ट होके आइए, स्वागत है आप सभी का। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, बहुत बेहतर है और बहुत मतलब लाजवाब है। आप समझ नहीं सकते कि मैं बयान नहीं कर सकता इन चीज़ों को। करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन भी आ चुकी है, डाउनलोड कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, रिवाइज टाइम आ रखे, देखिए सवाल किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। सवालों को लाके दिखाने का एक तरीका ये भी था, इसके पीछे की मंशा ये भी थी कि आप समझ सकें कि सवाल कितने डेप्थ में आ रहे हैं। क्लियर। हम इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।